राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट पे। देखेंगे हमें यूनिट और मेजरमेंट की नीड क्यों है, इसकी डेली लाइफ पे क्या पर्पस है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और उससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज देखेंगे कि फिजिक्स क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर क्या है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अब व्हाट इज अ फिजिक्स, देखते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड नेचर फिनोमिना, मतलब जो भी घटनाएं घटित होती हैं हमारे नेचर पे, उनसे जो लॉ है और जो नेचुरल फिनोमिना, इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, जिसका नाम मतलब ही है नेचर, एंड संस्कृत में फिजिक्स को भौतिकी कहा जाता है। तो आप इतना याद रखिएगा कि व्हाट इज अ फिजिक्स। तो फिजिक्स का मतलब ये है कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं हमारे इस यूनिवर्स पे और उससे रिलेटेड जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, वही हमारा नेचुरल फिनोमिना है, मतलब लॉ ऑफ नेचर। वी आर स्टडी फॉर द नेचुरल फिनोमिना। अब बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस पे। तो फर्स्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चाहे तो आप इसके दो चार पॉइंट गिवन है, ये देख सकते हैं एज फॉर योर नॉलेज। आगे देखते हैं। थर्ड होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इनमें कुछ पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, ये बस आपके लिए नॉलेज के लिए है। ठीक है, एंड फोर्थ होता है आपके पास क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, वो क्या है, नीड फॉर मेजरमेंट। देखते हैं क्या है। फिजिक्स इज अ एग्जैक्ट साइंस विच एक्सप्रेस वेरियस नेचुरल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप अमॉन्ग द क्वांटिटीज इन्वॉल्व। द एक्यूरेसी ऑफ दिस रिलेशनशिप डिपेंड अपॉन द मेजरमेंट we make. The recent progress in science and technology has made possible due to the development of high and instrument used to such measurement। मतलब हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हम आप ही देखिए कि अगर आप कुछ बाय करने जाते हैं, जैसे आप क्लॉथ ही बाय करने जाते हैं, तो आप उसको मीटर पे, सेंटीमीटर पे बाय करते हैं। आप ये तो नहीं बोलते कि मुझे इतने केजी पे दे दीजिए, इतने लीटर पे दे दीजिए। तो कहीं न कहीं हर एक चीज़ की मेज़रमेंट के लिए यूनिट बनी हुई है। इसीलिए हमें नीड फॉर मेज़रमेंट। अगर हमें मास रिलेटेड कुछ चीज़ें बाय करनी है, तो हम उसको केजी पे लेंगे या ग्राम पे लेंगे। अगर हमें लिक्विड फॉर्म पे लेना है, तो लीटर एंड ग्राम पे लेंगे। तो इसीलिए हमें इन सारी चीज़ों के लिए हमें नीड फॉर द मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब यूनिट ऑफ मेज़रमेंट क्या होता है? तो यूनिट ऑफ मेज़रमेंट आर द एसेंशियल फॉर द क्वांटिफाइंग द वर्ल्ड अराउंड अस। दे प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे टू द एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। यूनिट ऑफ मेज़रमेंट वही चीज़ है जो किसी भी चीज़ की यूनिट फिक्स रहती है। ठीक है? तो उसी को बोला जाता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब बात करते हैं मेजरमेंट पे। देखते हैं क्या है मेजरमेंट। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड ऑफ द कॉल्ड इज यूनिट। मतलब ये है कि द मेजरमेंट ऑफ द जितने भी फिजिकल क्वांटिटी का हम मेजरमेंट करते हैं या कंपेयरिंग करते हैं स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द वैल्यू से, तो हम उसके एक यूनिट को या उसके फिजिकल क्वांटिटी को उस काइंड पे या उस काइंड या सेम काइंड पे जब कंपेयर करते हैं, तो वही चीज़ हमारे पास निकल के आती है यूनिट। इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट, द यूनिट इज द विच द क्वांटिटी ऑफ मेजर। हम उसकी जो क्वांटिटी है, जो टोटल क्वांटिटी है, हम उसको स्टार्ट यूनिट से भी कर सकते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी डिफाइन कैसे करते हैं? तो मेजर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन द साइज ऑफ द यूनिट। तो मेजर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट किए? क्यू से। नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को यू से, एंड साइज ऑफ द यूनिट को एन से। अब हम देखते हैं कि इफ द साइज ऑफ यूनिट इज स्मॉल, मान लीजिए उसकी यूनिट कम है, यू की वैल्यू बहुत कम है, देन द न्यूमेरिकल वैल्यू द क्वांटिटी विल बी द लार्ज, वाइस वर्सा। तब हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं, कैसे? एन इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन यू, या एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब क्या है कि एन वन और एन टू न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीजें आर द फिजिकल क्वांटिटी क्यू करस्पॉन्डिंग टू द यूनिट ऑफ यू वन यू टू। यूनिट मतलब या तो वो केजी पे होगा, या तो वो ग्राम पे होगा, या तो वो लीटर पे होगा, या तो वो मीटर पे होगा, ईटीसी। ठीक है, ये सारे उसके यूनिट हो गए। अब बात करते हैं फिजिकल यूनिट। द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी चूज द मेजर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड द फिजिकल यूनिट। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजिकल यूनिट। देखते हैं कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। मतलब फिजिकल यूनिट या कॉल फॉर द यूनिट उसी को बोलेंगे जो वेल डिफाइंड होगा, जिसमें अब इतने पॉइंट बढ़ने के या कुछ पॉइंट घटने के चांसेस ना हो, तो हम उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड यूनिट। सेकंड क्या होगा, इट इज शुड बी द कन्वीनियंट साइज। मतलब वो साइज में भी इक्वल होना चाहिए। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। मतलब ये आप जो यूनिट का यूज़ करते हैं वो अदर कंट्रीज में भी वैल्यूएबल होना चाहिए। जिस अमाउंट पे आप मेजर करते हैं उसी अमाउंट पे अदर कंट्रीज भी मेजर करनी चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट पे। देखते हैं ये सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called system of unit. Some of the commonly used system of units are follows। देखते हैं क्या है। फर्स्ट है सीजीएस, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इट इज अ बेस्ड ऑफ सेंटीमीटर सी से, जी से ग्राम, एंड जी एस से सेकंड एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको इसको सीजीएस यूनिट पे लेना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के फॉर्म पे। सेकंड देखते हैं एफपीएस सिस्टम। इट इज अ बेस्ड ऑन फुट पाउंड सेकंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली।
थर्ड देखते हैं MKS सिस्टम, इट इज़ बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द लेंथ, मास, टाइम रिस्पेक्टिवली। तो हम ये देख रहे हैं कि लेंथ, मास एंड टाइम को हम अकॉर्डिंग फॉर द यूनिट्स के हिसाब से चेंज करें, कभी CGS, कभी APS, कभी MKS के फॉर्म पे। एंड लास्ट वन देखते हैं SI। SI इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जो ऑल द कंट्रीज पे वैल्यूएबल है, चाहे आप भारत में रह के कैलकुलेशन करें या USA पे या फिर कहीं और भी। यहाँ जो भी कैलकुलेशन करेंगे या जो भी मेजरमेंट करेंगे वो सारी कंट्रीज के लिए वैल्यूएबल होगी। अगर आप यहाँ पे मीटर में किसी चीज ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो अनदर कंट्रीज में भी उसको मीटर से ही मेजरमेंट की जाएगी। इसका मतलब ये होता है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब बात करते हैं, इसको आप याद रखिएगा, SI यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या बेसिक SI क्वांटिटी। अब जो मेन SI यूनिट्स हैं जो 7 है, जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वो 7 होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री होती हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, ना इनमें कोई मॉडिफिकेशन होता है, ये बेसिक है या फाउंडेशन बोल भी सकते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, लेंथ। लेंथ तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा सीरियल नंबर, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक यूनिट, सिंबल एंड ये, ठीक है। अब बात करते हैं लेंथ पे, तो लेंथ को किससे मेजरमेंट किया जाता है, मीटर से, उसका सिंबल क्या है m, मास को किलोग्राम से, सिंबल क्या है kg। थर्ड क्या है टाइम, किससे मेजरमेंट करते हैं, सेकंड से, सिंबल क्या है s। फोर्थ है टेम्परेचर, इससे बेसिक यूनिट क्या है केल्विन, सिंबल क्या है k। फिफ्थ क्या है इलेक्ट्रिक करंट, बेसिक यूनिट क्या है एम्पियर, सिंबल क्या है ए। फिर सिक्स है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, इसको किससे मेजरमेंट करते हैं, CD से, या फिर इसका सिंबल क्या है CD है। सेवन क्या है क्वांटिटीज ऑफ मैटर, बेसिक यूनिट क्या है मोल, ठीक है, और सिंबल भी क्या है मोल। तो ये हो गए हमारे 7 बेसिक या फंडामेंटल यूनिट। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्लेन एंगल जो रेडियन के फॉर्म पे होता है, ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, ठीक है। सेकंड है सॉलिड एंगल, जिसको स्टेरेडियन कहा जाता है, इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। तो आप ये बेसिक 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनको अच्छे से याद रखें, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम डेराइव क्वांटिटी बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फंडामेंटल, पहले मुझे ये पढ़ाना था बट पहले हमने वो पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, दीज आर द बेस ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, दे आर इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ अदर यूनिट, दे फॉर्म ऑफ फाउंडेशन अपॉन अपॉन विच ऑल अदर्स यूनिट्स आर बिल्ट। मतलब फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती है जिसके थ्रू कोई यूनिट बनती है, ना कि फंडामेंटल यूनिट किसी के थ्रू बनाई जाती है। ये तो एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे मीटर हमने देखा पहले, किलोग्राम, सेकेंड एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। कैंडेला मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। और ये बेस यूनिट होते हैं, इन्हीं के जरिए हम डेराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं या डेराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। सेकंड क्या है, डेराइव्ड यूनिट्स। तो डेराइव्ड यूनिट देखते हैं क्या है, दिस यूनिट्स आर क्रिएटेड कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स थ्रू मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो हम ये देखते हैं कि डेराइव्ड यूनिट बनाने के लिए या तो हम डायरेक्टली उनके साथ डिवीजन मेथड यूज करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और उनके ऐसा करने से उनके द्वारा जो आउटपुट निकल के आता है वही हमारी डेराइव क्वांटिटी होती है। अभी देखें एग्जांपल में क्या होता है, ऑल दी अदर फिजिकल यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल, all the other physical unit which can be expressed in term of the fundamental unit are called derived unit। एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। तो अगर कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैरी कर रहा है या डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी डिस्टेंस को हम किससे मेजरमेंट करेंगे, मीटर से। और जो भी टाइम वो टेकन करेगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने इनिशियल पॉइंट को छोड़ के कहीं मोशन करता है या वॉक करता है, तो वो टाइम कंज्यूम करता है, तो उसके जो टाइम को हम मेजरमेंट करेंगे वो है सेकंड। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर सेकंड। अगर इसको मैं लिखूँ तो मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब जैसे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिएगा अभी हम इसको डेराइव यूनिट बनाते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ लेंथ या कुछ लंबाई इसने चली होगी जिसको हमने एल से मेजरमेंट किया। अब टाइम को हमने क्या किया, सेकंड से। अब इसकी यूनिट लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, एल की यूनिट, मतलब ये कहीं ना कहीं लेंथ पे बात होगी, लेंथ पे बात होगी तो मैं क्या लिखूंगा, मीटर। टाइम पे बात होगी तो टाइम को हमने सेकंड कहा, तो क्या हो गया, मीटर सेकंड इनवर्स। जब ये एस ऊपर गया तो मीटर सेकंड इनवर्स। अब एक्सेलरेशन पे बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाली हुई है, तो हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, तो हम ये लिख सकते हैं वेलोसिटी को मीटर सेकंड इनवर्स पहले से था, एक टाइम और आ गया नीचे पे ये, ठीक है, तो ये सेकंड इनवर्स। तो अब इसको जो हम फाइनल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, मीटर सेकंड इनवर्स -2, ये इसकी यूनिट हो गई। तो ऐसे हम डेराइव यूनिट बनाते हैं। देखते हैं कुछ सम इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, कि 10 के पावर में अगर 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, कुछ और नंबर है तो क्या बोलते हैं, अगर माइनस में है तो क्या बोलते हैं। तो आप ये ध्यान से देखिएगा, 10 के पावर में अगर 1 होता है तो उसको बोला जाता है डेका, सिंबल क्या होता है DA। अब 2 है तो उसको बोला जाता है हेक्टो, सिंबल क्या है H। 3 है तो किलो, आपको पता है कि 1 kg मतलब 10 की पावर में Q, तो हम उसको किलो बोलते हैं, ठीक है। सिंबल क्या है K। अब हम देखें 10 की पावर में 6, मेगा बोलते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10 की पावर में 9 मतलब गीगा, कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10 की पावर में 12, टेरा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब T से, ठीक है। अब 10 की पावर में 15 पेटा, P से, एंड 10 की पावर में 18 ई से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम
एज अ नोट्स के फॉर्म पे याद रखेंगे। ये तो हो गया पॉजिटिव वे में। नेगेटिव, अगर कोई 10 के पावर में नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे? तो 10 की पावर में -1 मतलब डेसी, 10 के पावर में -2 मतलब सेंटी, 10 के पावर में -3 मतलब मिली, 10 के पावर में -6 मतलब माइक्रो, 10 के पावर में -9 नैनो, 10 के पावर में -12 पिको, 10 के पावर में -50 फेम्टो, 10 के पावर में -18 ऑटो। तो ये सारी चीज़ें हम याद रखिएगा, ये आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करेंगे जैसे कि 1 मेगा ओम को कैसे लिखा जाता है। ये जो सिंबल है ये ओम का है, 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ओम्स लॉ तो आपको याद होगा। 1 मेगा ओम को 10 टू द पावर 6 लिखा जाता है। 1 किलोमीटर को हम क्या लिखते हैं? 1 केएम को हम क्या लिखते हैं? 1 किलोमीटर को 10 टू द पावर 3 मीटर। 1 डेका ग्राम को हम क्या लिखते हैं? 10 ग्राम, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को हम क्या लिखते हैं? 10 टू द पावर -2, ठीक है। अब 1 मिली एम्पियर को हम क्या लिखते हैं? मिली एम्पियर को मतलब मिली की बात हो रही है तो 10 टू द पावर -3। माइक्रो वोल्ट को क्या लिखते हैं? 10 टू द पावर -6। नैनो सेकंड को क्या लिखते हैं? सिंबल क्या है? 1 एनएस, तो 10 टू द पावर -9। एंड पिकोफैरेड को क्या लिखते हैं? 10 टू द पावर -12। तो आप ये जो 3 इंपॉर्टेंट हैं इनको याद रखिएगा। अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट एंड मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस पे बात करेंगे। फर्मी क्या होता है? कभी-कभी आपके एग्जाम में कुछ इन्हीं से रिलेटेड वैल्यू पूछ ली जाती है एमसीक्यू के फॉर्म पे, तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। इट इज़ अ यूज़ फॉर द मेजरिंग न्यूक्लियर साइज, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फेम्टोमीटर। तो इसको अनदर नेम से फेम्टोमीटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो 1 फर्मी की वैल्यू होती है जिसको लिखा 1 एफएम जाता है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -15 मीटर, ये याद रखिएगा। सेकंड है आपके पास एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम या एंगस्ट्रॉम बोला जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। या इसको अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। थर्ड होता है आपके पास नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10 टू द पावर 9, ये याद रखिएगा। माइक्रोन, 1 माइक्रोन की वैल्यू होती है, माइक्रोन कुछ ऐसा सिंबल बनता है, कुछ ऐसा, ठीक है, यू के, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 टू द पावर -6 मीटर होती है। जो हमारे पास एक न्यू टॉपिक गिवन है वो है डिटर्मिनिंग अनसर्टेनिटी इन अ रिजल्ट, ठीक है। ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया है आपके 2026 टू 2027 वाले सेशन पे, ठीक है। ये एक पार्ट ऑफ एरर ही है, जो हम एरर नहीं पढ़ते थे उसी का एक छोटा सा टॉपिक डिटर्मिनिंग अनसर्टेनिटी इन अ रिजल्ट करके हमारे इस बार सिलेबस पे गिवन है। देखते हैं क्या राइट डेफिनेशन है एंड उसके बाद कहाँ तक हमें इसको पढ़ना है, बट ये याद रखिए ये एक एरर का ही पार्ट है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। प्रोपोगेटिंग इंडिविजुअल मेजरमेंट error typically the least count of the instruments and the standard deviation through the calculation, मतलब this is based on the calculation कि अगर कैलकुलेशन में आपके मान लीजिए 6.250, तो हमें भी पता है कि 6.2 तक तो सही है, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो उतनी पॉइंट की वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी पॉइंट वैल्यू के बाद हम एक ही डिजिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो 1 से 9 के बीच में जो भी हो। देखते हैं की रूल्स क्या है अनसर्टेनिटी पे, ठीक है। तो एडिशन पे हम अगर बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एडिशन क्यू इज इक्वल टू, अगर हमारे पास ए प्लस बी है और सब्सट्रैक्ट में अगर क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर द एडेड टू द फाइंड। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो डेल क्यू, ठीक है, अगर हमने ये बात की एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अगर इसी को हमें, ये हमने लिखा एडिशन पे, ठीक है, ये हमने लिखा एडिशन पे। अगर हम इसी को लिखना चाहें सब्सट्रैक्शन पे, तो सब्सट्रैक्शन पे हम क्या लिखेंगे? तो हम ये लिखेंगे डेल ए माइनस डेल बी, ठीक है, ये हम लिखेंगे सब्सट्रैक्शन पे। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन पे अगर आपकी कोई वैल्यू गिवन है जैसे कि q इज इक्वल टू ए बी, तो हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा? तो ये पूरा एरर का पार्ट ही है, अपने को इस बार पढ़ना है। डेल क्यू अपॉन क्यू, ठीक है, जो भी चेंजेस होते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है एंड टोटल जो लेंथ मीटर जो भी होता है वो हम नीचे लिखते हैं। और सेम डॉट में क्या होता है या डिवीजन पे क्या होता है, सबको ऐड करके ही लिखते हैं हम, ठीक है। तो डेल ए प्लस ए एंड डेल बी अपॉन बी, अगर यहाँ पे एक आध और टर्म होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये तो था मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। अब बात करते हैं डिवीजन पे। तो डिवीजन पे भी अगर हमें q इज इक्वल टू ए बी को लिखना होता है ए अपॉन बी, तो हम इसको डेल क्यू अपॉन क्यू लिखते इज इक्वल टू, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ये हो गया इरेज, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ, डेल क्यू को हम क्या लिखते हैं? क्यू को डेल क्यू अपॉन क्यू ही लिखते हैं इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए ही लिखते प्लस डेल बी अपॉन बी ही लिखते। ये कोई ज़्यादा दिक्कत करने वाली टॉपिक नहीं है, बस हमें इसको इस फॉर्मेट पे लिख के इसके आंसर निकाल के लेके आने जो भी हमें गिवन रहेगा। एक पॉइंट और है यहाँ पे q इज इक्वल टू ए के पावर में n दिया है। अगर कोई भी वैल्यू के पावर में n दिया है तो वो चीज़ आगे आती है, ठीक है। चाहे वो हाफ हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, जो भी हो, या नंबर हो या फिर अल्फाबेट हो, जो भी हो वो सामने आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल क्यू अपॉन क्यू लिखेंगे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? n सामने आएगा एंड डेल ए अपॉन ए, ठीक है। तो ये इसके कुछ सम फैक्टर्स हैं, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक हो गया आपका, ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे हो गया, ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे होगा। जो भी वैल्यू हमें न्यूमेरिकल मिलेगी हम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, तो एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमें एक लेंथ गिवन है, क्या लेंथ गिवन है 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर पे। ब्रेथ कितनी गिवन है? 10.1 0.1 सेंटीमीटर पे। एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया के लिए आपको पता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी है परसेंट अर्सेंटिनिटी पे, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर इसी वाले क्वेश्चन पे अगर मुझे परसेंट अर्सेंटिनिटी निकालने पड़े तो मैं ये देखूंगा कि मुझे जो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जो 16.2 प्लस 0.1, तो कहीं ना कहीं ये 0.1
सही से नहीं कैलकुलेशन हुआ, या तो इसके आगे वैल्यू जा सकती है या पीछे आ सकती है। सेम एज इट इज़ जो ब्रेथ पे वैल्यू गिवन था, ये तो लेंथ पे गिवन था, ये जो ब्रेथ पे वैल्यू गिवन थी वो 10.1 के बाद प्लस माइनस या तो 0.1 आगे खिसक रही थी या 0 पॉइंट पीछे आ रही थी। तो इनको अगर हमें परफेक्ट निकालना है तो परसेंट अनसर्टेनिटी पे हम क्या करते हैं, उसी की वैल्यू को अपर जो भी चेंजेस या चेंजेस होने वाले 0.1 या इतने प्रोबेबिलिटी है चेंजेस होने की, तो हम इसको ऊपर लिखते हैं 16.2 को नीचे। देन उसके बाद अगर आपको एडिशन करना है तो एडिशन कीजिए, सब्सट्रैक्शन पूछा है तो सब्सट्रैक्शन कीजिए। देन उसके बाद 0.1 इंटू 10.1, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.6% फर्स्ट वाली की तरह निकल के आ जाएगी, सेकंड वाले में जो निकल के आ जाएगी 1% निकल के आ जाएगी। तो जो एक्यूरेट वैल्यू आएगी, जो एरर आ रहा था वो अब नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ गई आपकी वैल्यू 1.6, मतलब हमारा जो एरर का पार्ट आ रहा था वो नहीं आएगा। अब हमें एक क्लियर वैल्यू आएगी, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही पॉसिबल होता है काउंट के लिए। अगर यहाँ पे 2 डिजिट आ गई तो फिर वहाँ पे अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। फिर कैसी वैल्यू करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम 0.9 1 से 9 के बीच में ही मेजरमेंट कर सकते हैं। अब जब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी हो, तो हम ये देखेंगे कि हमारी पहली वैल्यू क्या आई थी एंड उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या आई है। एरिया एंड परसेंटेज की वैल्यू जो हमने निकाल के लेके आई थी, उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी जो 2.61 थी। अब ये जो 2.61 है, इसकी वैल्यू जो रिजल्ट आएगी तो हम उसको 3 सेंटीमीटर के साथ क्या करेंगे, मेजरमेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, 164 अपने पास ये वैल्यू है। एक तो ये जो वैल्यू है हमारे पास 163.62, जब ये पॉइंट के बाद, ठीक है, ये पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 की वैल्यू ऐड हो जाएगी। जब ये पॉइंट के बाद अगर लेस देन 5 रहता है तो ऐड नहीं होता, और ये 5 भी होता है तो भी ऐड हो जाता है। अगर 4 रहता है तो यहाँ पे नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 163.42 होता तो यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, अपने को वही लिखना पड़ता है, 163.4 ही लिखना पड़ता है। बट अगर यहाँ पे 163.5 या 1.6 सॉरी 163.5 है तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ इसको अप्रॉक्स में 164 के अकॉर्डिंग ले सकता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कितना लिया हूँ, 164, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। देन उसके बाद इसकी वैल्यू जो मैंने यहाँ पे निकाल के लेके आई, ये वाली जो वैल्यू निकाल के लेके आई मैंने, ये क्या है 2.61, मतलब ये 5 पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो मैं इसको क्या करूँगा, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब ऐड कर दूंगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा तो 164 प्लस माइनस 3। तो राउंड फिगर में एक बार मेरे पास पॉजिटिव वे में एक वैल्यू आ जाएगी और एक निगेटिव वे में मेरे। अब बात करेंगे मास एंड वेट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये डिफरेंस बिटवीन पूछा ही जाता है। देखते हैं चलिए। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, वेट इज मेजर ऑफ ग्रेविटी। मतलब मास इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया से रिलेटेड होती है, वेट इज अ मेजर ऑफ द ग्रेविटी। सेकंड क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, जबकि वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखते हैं थर्ड में, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, जबकि वेट क्या होती है, इट वेरियस फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, ये चेंज होती है, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, इट कैन नॉट बी जीरो ऑफ फॉर अ बॉडी। मास कभी भी जीरो नहीं होती किसी भी बॉडी का, ठीक है। अब वेट क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आप अर्थ के सेंटर के आसपास पहुंच गए या एट द सेंटर पहुंच गए तो आपकी जो वेट होगी वो जीरो के बराबर होगी, ठीक है। अब बात करेंगे फिफ्थ नंबर पे, इट इज़ अ एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। इस पे फिफ्थ नंबर पे क्या है, इट इज़ अ नॉट फॉर एन एसेंशियल प्रॉपर्टी। सिक्स पे बात करेंगे, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। मतलब इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता मास पे कि उसके साथ साथ या उसके पास कुछ और भी बॉडी रख दो। बट वेट पे देखते हैं क्या होता है, इट इज़ अफेक्टेड बाय द प्रेजेंट ऑफ अदर बॉडीज। बट वेट पे फर्क पड़ता है, अगर आप उसके पास अनदर बॉडी रखते हैं तो उसकी वेट बढ़ जाती है। अगर उससे रिलेटेड और भी मासेस वाली बॉडी रखी हुई है, वेट वाली बॉडी रखी हुई है, तो अगर वहाँ से आप कुछ वेट की बॉडी उठा दें तो फर्क पड़ जाता है। सेवंथ वाली पॉइंट देखते हैं, इट्स यूनिट आर ग्राम किलोग्राम ईटीसी। इसकी यूनिट ग्राम किलोग्राम एक्सेट्रा ले सकते हैं। वेट की यूनिट जो होगी डाइन न्यूटन ईटीसी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पे बनाते हैं, और जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा हम न्यूमेरिकल पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।